देखिए, सबसे पहले आप एक चीज जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस को हम लोग कैसे डिफाइन करें। तो फोटोसिंथेसिस को हम लोग दो चीजों से कहते हैं कि एक तो ये ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस है, या ये एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को विद हेल्प ऑफ सनलाइट की मदद से ऑर्गेनिक कंपाउंड को या ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंथेसाइज किया गया। किसके द्वारा? ग्रीन प्लांट्स के द्वारा। किसकी हेल्प से? सनलाइट की मदद से। तो उस प्रोसेस को हमने क्या कहा? फोटोसिंथेसिस कहा। और दूसरा मैंने लिखा था कि एक ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस है। ऑक्सीडो रिडक्शन का मतलब क्या है? आपने इसका रिएक्शन पढ़ा होगा तो आपको एक बात पता होगी कि यहां पर ये जो वाटर है इसका तो ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऑक्सीडेशन होके बना लेता है किसको? ऑक्सीजन को। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिड्यूस होती है, इसका रिडक्शन होता है। तो इस वाले में यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, इसीलिए एक ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स ने फूड बनाया। दूसरा, ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये फोटोसिंथेसिस प्राइमरी सोर्स है, ये प्राइमरी सोर्स है फूड का अर्थ के ऊपर, ऑन अर्थ। मतलब हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो फूड है वो फोटोसिंथेसिस से मिल रहा है। क्लियर है मेरी बात? दूसरा जो सनलाइट है वो सनलाइट एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का ऑन अर्थ। मतलब कहने का ये है कि कोई भी फूड चेन हो, मतलब सपोज करो कोई कार्निवोर भी है तो उस कार्निवोर को भी एनर्जी सनलाइट से मिल रही है। अब कहोगे कैसे? तो देखिए, सनलाइट आई, उसको प्लांट ने या प्रोड्यूसर्स ने एब्जॉर्ब किया, फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाया, उसको हर्बीवोर्स ने खाया। तो हर्बीवोर को तो डायरेक्ट एनर्जी मिल गई, कहां से? एनर्जी कहां से मिल गई? प्लांट से। और इस हर्बीवोर को कंज्यूम करा किसी कार्निवोर ने, तो कार्निवोर को भी एनर्जी मिल तो रही है, कहां से? प्लांट से, लेकिन एक इनडायरेक्ट वे में मिल रही है। लेकिन प्लांट के पास एनर्जी कहां से आ रही है? सनलाइट के रूप में। तो सनलाइट क्या है? अल्टीमेट सोर्स है किस चीज का? एनर्जी का। इस अर्थ के ऊपर अगर सनलाइट नहीं होगी तो एनर्जी इस अर्थ पे नहीं है। तो आपसे पूछा जाए कि भाई फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो देखो, दो सिग्निफिकेंसेस हैं। सबसे पहला तो मैंने बताया, अर्थ के ऊपर फूड फोटोसिंथेसिस से आया। और दूसरा मैंने बताया कि जो ऑक्सीजन है जो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज किया जा रहा है प्लांट के द्वारा, वो सबसे एसेंशियल गैस है
जिस गैस को रिस्टोर करने का काम फोटोसिंथेसिस करता है। अगर ऑक्सीजन ना होता तो हम सबका सर्वाइवल ना होता। तो अब तक ये चैप्टर बहुत बढ़िया लग रहा होगा, नहीं तो हम लोग 8, 9, 10 जैसा पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे पहला पार्ट हम शुरू करेंगे वो है एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग 2 एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम बात करेंगे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स की। अर्ली एक्सपेरिमेंट का मतलब लोगों को ये पता नहीं था कि सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, वाटर क्या करता है, कोई भी रोल किसी की चीज का क्लियर नहीं था। ऑक्सीजन भी लिबरेट करते हैं नहीं करते, कुछ भी नहीं पता था। तो किसी ने तो पहली बार पता किया होगा ना कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करने में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो वो सारी एक सीरीज है हमारी, अलग अलग साइंटिस्ट के नाम है, उन्होंने क्या क्या किया, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस फोटोसिंथेसिस को लेके, वो सब हमें पढ़ने हैं। लेकिन उससे पहले मैं अर्ली एक्सपेरिमेंट ना पढ़ाकर 2 एक्सपेरिमेंट पढ़ा रहा हूँ। एक एक्सपेरिमेंट का नाम है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, आप सपोज करो एक प्लांट लो, उस पे ये पत्ता लगा हुआ था, मैंने एक ही बनाया, प्लांट पे तो बहुत सारे होते हैं। आप क्या करो, पत्ते के आधे हिस्से को ब्लैक पेपर से कवर कर दो। आपने क्या करा, ब्लैक पेपर से इसको पत्ते को कवर कर दिया, तो जो सनलाइट थी वो किस हिस्से पे पड़ पाएगी, जो पार्ट कवर नहीं किया था। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जो पार्ट सनलाइट से एक्सपोज था वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा। अब फोटोसिंथेसिस होगा तो प्लांट ग्लूकोज भी बनाएगा, और ग्लूकोज बनाएगा तो ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट होगा नहीं होगा, होगा। तो अब क्या करना है, आप यहाँ पर स्टार्च आयोडीन टेस्ट करो। क्या करो, स्टार्च आयोडीन टेस्ट करो। और स्टार्च आयोडीन टेस्ट करने के बाद में आप पाएंगे कि इस लीफ में, जिसमें ब्लैक पेपर से जितना हिस्सा कवर्ड था, ये वाला, इसके ऊपर जब आप आयोडीन डालोगे तो ये कोई कलर नहीं देगा, इट विल टेस्ट नेगेटिव बिकॉज स्टार्च इज एब्सेंट इन दैट पार्ट, क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। और जब आप आयोडीन को इस वाले हिस्से पे डालोगे तो ये वाला जो है ये टेस्ट करेगा कैसा, पॉजिटिव। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। अगर बिना सनलाइट के हो रहा होता तो ये जो हिस्सा मैंने ब्लैक पेपर से कवर किया था, यहाँ पे भी स्टार्च आयोडीन टेस्ट को पॉजिटिव आना चाहिए था। मेरी बात समझ में आ रही है बंगर, समझ में आ रही है पूरी? तो यहाँ पे इसमें क्यों नहीं आया, यहाँ पे स्टार्च आयोडीन टेस्ट क्यों नहीं पॉजिटिव हुआ? सनलाइट सनलाइट ना पड़ने से क्या नुकसान हुआ, क्या नहीं बना पाया, क्या कह रहा है, आयोडीन टेस्ट नहीं कर पाया लाइट के बिना, क्या कह रहा है प्रज्वल? क्या बताया भाई मैंने, ये वाला जो हिस्सा है जो ब्लैक पेपर से कवर था, इसके ऊपर आयोडीन डालने से ये पॉजिटिव क्यों नहीं हुआ? हाँ, जहां इस वाले पार्ट पे सनलाइट ना आने के कारण फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस ना होने के कारण ग्लूकोज नहीं बना तो स्टार्च भी नहीं बना। तो इस वाले हिस्से में स्टार्च था ही नहीं, तो आयोडीन डाल के भी स्टार्च कैसे पॉजिटिव आ जाएगा? स्टार्च के साथ ही तो आयोडीन पॉजिटिव टेस्ट देगा। आ रही है ओए लूलू, तू चक्कर है बेटे पूरा हाई लेवल का। तू तू बायो में फेल हुआ है ना, तो तेरे नंबर कितने आए हैं, लिया है तू, चीटिंग कर गए अपने आप?
तो इसका मतलब तू अंधों में काना राजा हो चुका है इस टाइम। हम लोग हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, देखो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था वेरीगेटेड, ये किसके लिए किया था? रूल ऑफ सनलाइट को पता करने के लिए। किसको? और हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट को हम करेंगे रोल ऑफ CO2 को करने के लिए, पता करने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो देखो इसमें आप क्या करेंगे, फिर से एक प्लांट लिया, फिर से एक लीफ ली। आप क्या करेंगे, एक ट्यूब ले लेंगे, उस ट्यूब से आधी लीफ को ऐसे करके कवर कर देंगे। कर दिया कवर, आधी एक्सपोज है आधी ट्यूब के अंदर, और इसके अंदर आप ऐसे कॉटन बॉल्स को रख देंगे जो सोक्ड होगा KOH के द्वारा। ये KOH सोक्ड कॉटन बॉल्स हैं जिन्हें आपने रख दिया। तो आपने पहले पढ़ा होगा कि KOH क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 को। किसको? CO2 को। तो इसका मतलब कहने का ये है कि अंदर KOH है, तो अगर CO2 यहाँ पे अवेलेबल भी होगी तो उसको इसने KOH ने क्या कर लिया होगा, एब्जॉर्ब, और इस वाले हिस्से को क्या मिल रही होगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से अवेलेबल होगी, होगी नहीं होगी? अब जब इसे अवेलेबल होगी तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन फिक्सेशन होके ग्लूकोज कहाँ पे बनेगा, इधर वाले हिस्से में, अंदर वाले हिस्से में, इधर वाले में। अंदर कोई कार्बन फिक्सेशन नहीं होगा, कोई ग्लूकोज नहीं बनेगा, कोई स्टार्च नहीं बनेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, फिर से इस लीफ को ले रहा हूं, है ना, और अब की बार मैंने जितना हिस्सा इसका आधा लिया था, ये जो उसके अंदर था आधा जो एक्सपोज था, तो जो एक्सपोज पार्ट जिसमें CO2 अवेलेबल थी, जब मैंने इसके ऊपर आयोडीन को डाला तो इसने टेस्ट करा पॉजिटिव, और यहाँ पे जब मैंने आयोडीन को डाला तो इसने टेस्ट करा। तो इससे हमें क्या पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड भी फोटोसिंथेसिस करने के लिए जरूरी है, बिना कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। तो ये तो रही बात इसकी, ये हो गया टेस्ट पॉजिटिव, और ये हो गया टेस्ट नेगेटिव। तो अगली देखो, इस बात को ऐसे समझिएगा, हम अब बात कर रहे हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट्स की। सबसे पहला नाम जोसेफ प्रिस्टले। इनका एक एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम था बेल जार एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया? तो ये बेसिकली जानना चाहते थे कि रोल ऑफ एयर क्या है प्लांट की ग्रोथ में। मैंने क्या बताया, ये जानना चाहते थे कि एयर का क्या रोल होता है प्लांट की ग्रोथ में, ये पता करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अच्छा, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम भी किया था। इन्होंने 1774 में डिस्कवर किया था ऑक्सीजन को। उससे पहले लोग ऐसे ही जी रहे थे, ठीक है। इन्होंने 1774 में डिस्कवर किया ऑक्सीजन को। ये सोच रहे थे 1774 से पहले लोग ऐसे ही बस जो मिल रहा था उसी को ले लेते थे, अपना काम चला रहे थे। इनके आने से बाद में पता चला है ऑक्सीजन है। अच्छा, इन्होंने क्या किया बेल जार एक्सपेरिमेंट में, इन्होंने एक माउस लिया। क्या लिया? माउस, ठीक है, और एक ली कैंडल, ये कैंडल जला दी, ठीक है।
तो उसके बाद इसको एक बेल जार से बंद कर दिया। हाँ, ये सबसे इजीएस्ट वे है टू मेक माउस। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, इसको बेल जार से बंद किया। बेल जार जानते हो, केक वेक ढकने के, पेस्ट्रीज रखने का काम आता है, वही बेल जार, ढक दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, जितनी ऑक्सीजन इस जगह पे थी थोड़े टाइम में तो सारी कंज्यूम कर ली गई होगी बाय बर्निंग कैंडल एंड दिस माउस। और थोड़े टाइम बाद यू विल सी कि माउस सफोकेटेड, माउस सफोकेटेड, मजे आ रहे हैं तुम्हें, ठीक है। माउस suffocated and the candle got extinguished। माउस सफोकेट होके मर गया और इसे रखा, ठीक है। और इसके अलावा बर्निंग कैंडल को रखा और साथ में इसके अंदर एक मिंट प्लांट और रख दिया। कैसा प्लांट रख दिया? मिंट प्लांट रख दिया और उसे बेल जार से ढक दिया। तो पाया कि यार ये माउस भी जिंदा रहा और कैंडल भी जलती रही। तो इन्होंने इससे क्या कंक्लूड किया, इन्होंने बताया कि जो प्लांट है जो इसमें रखा है ये उस चीज को रिस्टोर कर दे रहा है जो बर्निंग कैंडल और ये माउस रिलीज कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, प्लांट रिस्टोर द एयर और द कंपाउंड विच इज डैमेज्ड बाय दीज टू। तो ये इनका कंक्लूजन निकल गया इस चीज से कि भाई प्लांट जो है कुछ तो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है जिस वजह से ये दोनों जिंदा रह पा रहे हैं, ये भी जल पा रही है और ये जिंदा रह पा रहा। तो अब की बार जब दूसरी बार करा तो देखो माउस भी जिंदा रखना है अपन को। माउस भाई, ये माउस, ये बर्निंग कैंडल और ये प्लांट, ये बेल जार, ये भी जलेगा ये भी जलेगा, दोनों जल गए। हाँ, उसमें दोनों बुझ गए थे, इसमें दोनों जलते रहे। तो ये तो प्रेस्टले ने बता दिया। अब एक आए, उनका नाम था जैन इंजन हाउस। क्या नाम था? जैन इंजन हाउस। वो वाला इंजन नहीं, आई वाला इंजन। तो प्रिस्टले ने तो ये बता दिया। अब आते हैं दूसरे नंबर पे जिनका नाम था जैन इंजन हाउस। जैन इंजन हाउस। अब तेरा नाम मान लेंगे ना तो कहेंगे अभी ये तो शुरू भी नहीं हुआ, खत्म हो गया। अभी कौन रखता है अभी नाम? अभी तो हुआ था, अभी तेरा तो शुरू से इसका नाम में कुछ तो है। इसमें एक वर्ड और जोड़ तो तेरा नाम बन जाएगा 4 वर्ड का। इधर देखो, जैन इंजन हाउस ने बताया कि जो प्लांट है वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं ग्रीन पार्ट से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली। क्या बताया इन्होंने कि जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली। सनलाइट जब नहीं होगी तो ये जो प्लांट है ये ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेंगे। कैसे बताया इन्होंने? इन्होंने एक एक्वेटिक प्लांट लिया, उसका नाम है हाइड्रिला। क्या लिया? एक एक्वेटिक प्लांट लिया जिसको क्या कहते हैं? हाइड्रिला। तो हाइड्रिला को लिया, ये एक फ्रेश वाटर प्लांट है और इसको हाइड्रिला को लेकर इस सेटअप में रख दिया। ये हाइड्रिला को लिया, एक्वेटिक प्लांट को लिया और इस सेटअप में रख दिया। और इसके बाद क्या किया, ये एक
सीव लगा दी और ऊपर से भर दिया इसमें सारे में पानी। ओए अपेक्षा, मेरी छलांग वहां तक भी लग सकती है। ना कूदूंगा, चाटा तो पहुंच ही जाएगा। ठीक है, इधर देखो, ये इन्होंने सेटअप लिया, ये इन्होंने एक्वेटिक प्लांट रखा, ये एक्वेटिक प्लांट रखा, और उसके बाद एक सेटअप को एक बार पहले डार्क में रख के देखा और फिर लाइट में रख के देखा, तो इन्होंने पाया कि जब इसे लाइट में रखा तो यहां से छोटे छोटे बबल्स उठ रहे थे, जब इसे डार्क में रखा गया था तो बबल्स नहीं थे। लेटर ऑन इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये जो बबल्स यहां से उठ रहे हैं ना, ये जो बबल्स यहां से उठ रहे हैं, ये ऑक्सीजन के बबल्स हैं। तो इन्होंने बताया कि ग्रीन पार्ट से लाइट की प्रेजेंस में ही ऑक्सीजन रिलीज किया जाएगा। किसने बताया? जैन इंजन हाउस ने बताया। क्लियर है मेरी बात आपको? एक आए जिनका नाम था जूलियस वॉन सैक्स, ठीक है, जूलियस वॉन सैक्स, मैं लिख दे रहा हूं। जूलियस वॉन सैक्स, वो वाला नहीं, सैक्स, SACHS, ठीक है, जूलियस। तुम लोग को क्या लगा वो वाला नाम रख दिया अपने बच्चे का? कौन रखता है ऐसे नाम बेटे? नहीं, हाँ हाँ है, हाँ JD हुकर। चलो आओ बढ़ते हैं। देखो, जूलियस वॉन सैक ने कुछ ज्यादा खास नहीं बताया। इन्होंने बताया कि जब ग्लूकोज जो है उसको जो ग्रोइंग प्लांट्स है वो बनाते हैं और बनाने के बाद उसे स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। एक तो बात ये बताई कि ग्लूकोज बनाया जाता है ग्रोइंग प्लांट के द्वारा, उसको स्टोर करते हैं किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। ये इससे पहले किसी ने नहीं बताया था कि ग्लूकोज बनता है स्टार्च में होता है और कौन सा पार्ट बनाएगा, तो इन्होंने पहले वाली बात बताया। और इन्होंने एक बात और बताई कि भाई क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस को करवाता है, और कुछ स्पेशल बॉडीज है जिनके अंदर वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिन्हें हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो इन्होंने एक बात और बताई कि क्लोरोफिल नाम का प्रेजेंट होता है पिगमेंट जो कि स्पेशल बॉडीज में होता है जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये रही बात जूलियस वॉन सैक की। बस इतना ही बताया, ज्यादा कुछ इन्होंने एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं है। फिर आए TW एंजलमैन। TW एंजलमैन। तो अब एंजलमैन को पढ़ेंगे हम लोग कि एंजलमैन ने क्या किया। विदेश के नहीं, अलग अलग देशों के थे, कोई डच ओरिजिन का था, कोई हाँ यूरोपियंस थे, मोस्टली यूरोपियंस। TW का नाम नहीं, मेरे को फुल फॉर्म नहीं पता, बस इतना ही बता रखा है TW एंजलमैन, ठीक है। TW एंजल मैन,
इन्होंने बहुत बढ़िया टेक्निकल एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब फिजिक्स फिजिक्स पूरी लगाई थी एक्सपेरिमेंट में, मतलब इतनी भी गहरी फिजिक्स नहीं थी, इजी था। इन्होंने बताया कि सनलाइट जो आ रही है उस पूरी सनलाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, उस सनलाइट के अंदर कुछ स्पेक्ट्रल कंपोनेंट है जो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। कैसे? इन्होंने क्या करा, प्रिज्म लिया। क्या लिया? प्रिज्म पे अगर मैं विजुअल लाइट डालूंगा तो क्या होगा, स्कैटर्ड या स्प्लिट हो जाएगी। अलग अलग स्पेक्ट्रम में कौन कौन से स्पेक्ट्रम बनेंगे, विबग्योर बनेगा। तो विबग्योर को इन्होंने डाला, एक एल्गी ली जिसका नाम था क्लैडोफोरा। क्या थी एल्गी का नाम? क्लैडोफोरा। कैसे लिया, देखो इधर देखो, देखो ये प्रिज्म लिया, प्रिज्म, ये प्रिज्म लिया, ये विजुअल लाइट को डाला और विजुअल लाइट को स्कैटर करवा दिया। ठीक है, और स्कैटर करवा के किसके ऊपर डाला, एक एल्गी के ऊपर डाला। एल्गी यहाँ पे एल्गी रख दीजिए, ये एल्गी थी, इस एल्गी का नाम है क्लैडोफोरा। और जिस मीडियम में, मतलब एक्वेटिक मीडियम में रखी थी इस क्लैडोफोरा को, और साथ में यहाँ पे कुछ एरोटैक्टिक बैक्टीरिया, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन को सेंस करके वहां पे एक्यूमुलेट हो जाए जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रही हो, मतलब इस मीडियम में इन्होंने कुछ बैक्टीरिया भी रख दिए। जिस सस्पेंशन में इसको रखा था ना एल्गी को, सस्पेंशन मतलब लिक्विड मीडियम, उसमें कुछ बैक्टीरिया भी रख दिए, एरोटैक्टिक। एरोटैक्टिक मतलब एरोबिक बैक्टीरिया। फिर इसको इल्यूमिनेट किया इसके ऊपर। ठीक है, तो इन्होंने पाया कि जो एरोटैक्टिक बैक्टीरिया थे वो एक तो इधर और एक इधर ज्यादा इकट्ठे हो रहे थे। और एरोटैक्टिक बैक्टीरिया इकट्ठे कहाँ पे होंगे, जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होगा, जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होगा। तो इन्होंने बताया कि सनलाइट का एक तो ब्लू और एक रेड स्पेक्ट्रम ऐसा है जो फोटोसिंथेसिस करवाता है, मतलब पूरी सनलाइट में केवल ब्लू और रेड रीजन में ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। और इसी वजह से जब लाइट पड़ी होगी तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस हुआ होगा तो यहाँ से ओटो रिलीज होगी, ओटो रिलीज हुई होगी, तो ये एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए होंगे, एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए होंगे। तो इन्होंने लाइट स्पेक्ट्रम को भी बता दिया, इन्होंने लाइट स्पेक्ट्रम को भी बता दिया। अब टी.डब्ल्यू. एंजलमैन के बाद आए, उनका नाम था कॉर्नेलियस वॉन नील। क्या नाम था उनका? कॉर्नेलियस वॉन नील। अब आते हैं कॉर्नेलियस वॉन नील की बात पे। देखिए जो कॉर्नेलियस वॉन नील थे, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, बढ़िया बात बताई। इनका बताना ये था, मतलब पहले क्या लोगों को लगता था कि ये जो वाटर है या जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये टूट जाती है और ऑक्सीजन लिबरेट कर देती है, पहले ये मानना था। मतलब इन्होंने ये बताया कि ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, वाटर से आती है, वाटर स्प्लिट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड आती है। अच्छा, इस बात को समझाने के लिए इन्होंने ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, नहीं है तो सल्फर बैक्टीरिया याद करिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सल्फर बैक्टीरिया पढ़े थे हमने। तो कॉर्नेलियस वॉन नील ने क्या किया था, इन्होंने ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया लिए।
तो एक इक्वेशन है, इधर देखो आप। सपोज करो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2H2A, H2A मतलब कोई भी कंपाउंड नहीं है, बस मैंने ले लिया, प्लस CO2 विल गिव CH2O प्लस 2A। अब मैं इसी 2H2A को कंसिडर कर लूं H2S, जो पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में होता है। दे यूज हाइड्रोजन सल्फाइड, और यही हो सकता है वाटर भी, यही हो सकता है वाटर भी, जो हायर प्लांट्स में होता है। तो अगर मैं इस रिएक्शन को यहां पे लिख दूं कि 2H2S प्लस CO2 CH2O, CH2O रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ग्लूकोज को, CnH2nOn लिखते हैं नहीं लिखते, जितने कार्बन से डबल हाइड्रोजन और जितने कार्बन उतने ऑक्सीजन। ये हो गया नहीं हो गया, और प्लास में साथ में रिलीज हो गए दो सल्फर मॉलिक्यूल। और यहां पे रिएक्शन ले लें ये वाला, प्लस O2। तो इन्होंने बताया कि भाई जो सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होता है ना, सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल मतलब वो कंपाउंड जिसका ऑक्सीडेशन हो, वो ऑक्सीडेशन कंपाउंड हमारा वाटर है। मार खाओगी तो यहां देखोगी क्या बताया मैंने अभी। तो सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड या हाइड्रोजन डोनर के तौर पे फोटोसिंथेसिस में CO2 नहीं है, कौन है, H2O। और जो ऑक्सीजन आती है वो ऑक्सीजन कहां से आ रही है, H2O के स्प्लिट होने से। और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन डोनेट कहां पे हो गया, ग्लूकोज के अंदर। आ रही है मेरी बात समझ में नहीं आई। तो ये काम बताया था कॉर्नेलियस वॉन नील ने। क्लियर है मेरी बात आपको। अब इधर देखो, इसे लिखने की बारी। उसी टाइम पे डिस्कवर किया गया था, मतलब जो ये एक्सपेरिमेंट तो 1770 में किया था इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने लिख दिया था ना कि इधर देखो, बर्निंग कैंडल ब्रीदिंग एनिमल एयर डैमेज कर रहे हैं। इन्होंने थोड़ी कहा था CO2 कर रहे हैं, क्या कर रही है, डैमेज कर रहे हैं, बस एयर डैमेज हो रही है, एक्सेप्ट। क्लियर है। तो देखो प्रेस्टले ने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट प्रूव करने के लिए रोल को एयर के इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। डिस्कवर किया ऑक्सीजन कौन से साल में, 1774 में। इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि जो कैंडल बर्न कर रही थी क्लोज बेल जार में, वो एक्सटिंग्विश हो गई और माउस सफोकेटेड हो गया क्लोज जार में। तो इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल क्या करता है, डैमेज करता है एयर को। फिर इन्होंने क्या करा, एक मिंट प्लांट रख दिया, क्या रख दिया, मिंट प्लांट। उसके बाद पाया कि माउस भी अलाइव रहा और कैंडल भी कंटिन्यू टू बन रही। तो इन्होंने क्या बताया कि प्लांट रिस्टोर कर देता है उस एयर को, वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। जो भी बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल रिमूव कर रहा है उसको रिस्टोर कौन कर दे रहा है, प्लांट। फिर आए कौन से जैन इंजन हाउस। इन्होंने क्या कंडक्ट किया, एक्सपेरिमेंट प्लेस किया, एक बार डार्क में और एक बार सनलाइट में। इनको बताना था कि सनलाइट एसेंशियल होती है प्लांट को के लिए, एयर को प्यूरिफाई करने के लिए। तो इन्होंने रिपीट किया एक्सपेरिमेंट को एक एक्वेटिक प्लांट के साथ, जिसका नाम मैंने बोला था क्या, हाइड्रेला। इन्होंने शो किया कि ब्राइट सनलाइट में छोटे बबल्स बन रहे थे ग्रीन पार्ट्स के पास, लेकिन डार्क में वो नहीं बन रहे। तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो बबल्स थे क्या थे, ऑक्सीजन थे। और इन्होंने बताया कि ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर सकते हैं। क्लियर है। दूसरे नंबर पे ये है जूलियस वॉन सैक्स। इन्होंने बताया कि ग्लूकोज प्लांट्स के अंदर तब बनता है जब प्लांट ग्रो करते हैं, और किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्टार्च की फॉर्म में। और क्लोरोफिल लोकेट होता है स्पेशल बॉडीज में जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और ग्लूकोज ग्रीन पार्ट्स में ही बनाया जाता है। ये इनका कहना था, बस इतनी सी बात इसमें याद रखनी है। अब आते हैं TW एंजलमैन के ऊपर। TW एंजलमैन ने क्या किया, स्प्लिट किया लाइट को
प्रिज्म की मदद से और इसको एलिमिनेट कर दिया स्पेक्ट्रल कंपोनेंट को ग्रीन एल्गा जिसका नाम था क्लेडोफोरा। प्लेस किया उसको एक सस्पेंशन में क्लेडोफोरा को, जिसमें कौन थे, एरोबिक बैक्टीरिया थे। वो बैक्टीरिया इसलिए लिए गए थे ताकि डिटेक्ट कर पाए ऑक्सीजन इवोल्यूशन को, कहां से ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, बन रहा है। उन्होंने बैक्टीरिया उन्होंने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट करने के बाद, जब लाइट से स्प्लिट किया, कि जो बैक्टीरिया थे वो एक्यूमुलेट हो रहे थे रेड और ब्लू रीजन। देखो रेड रीजन और ब्लू रीजन, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया, बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ स्प्लिट स्पेक्ट्रम। और फिर इन्होंने डिस्क्राइब किया था एक्शन स्पेक्ट्रा को फोटोसिंथेसिस के, जो और ये रिजेंबल करता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। अब ये बात कैसे समझी जाए, देखो एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दो ध्यान से सुनिएगा। हमारे अंदर अलग अलग पिगमेंट है, हमें डिटेल में पढ़ना है, हमारे आगे आएगा चैप्टर में। हमारे प्लांट्स के पास में बहुत सारे अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, होते नहीं होते? तो हर एक पिगमेंट की अपनी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है जिसको वो लाइट एब्जॉर्ब करता है। सारे पिगमेंट एक ही वेवलेंथ पे लाइट एब्जॉर्ब नहीं करते, मतलब इनकी वेवलेंथ की जो फ्रीक्वेंसी मतलब वेवलेंथ जो है वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में बटा हुआ है रीजन। 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर की लाइट को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब अगर आप प्लांट को ऐसी लाइट से भी इतनी वेवलेंथ दे पाओगे ना तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर लेगा। आपको सनलाइट की भी जरूरत नहीं है, जापान में इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, वो बड़े बड़े हॉल बना देते हैं, उतनी वेवलेंथ की लाइट को प्लांट के ऊपर देते हैं और बड़े बड़े मास स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं बहुत सारी वेजिटेबल्स का, वो ऐसे करके, जहाँ पे उनको लगता है कि भाई एग्रीकल्चर करने लायक जगह नहीं है। तो मैंने बताया कि अलग अलग पिगमेंट की अलग अलग एब्जॉर्प्शन करने की वेवलेंथ है। तो अगर पिगमेंट्स के द्वारा जो एब्जॉर्प्शन किया जा रहा है लाइट को, उसको अगर मैं ग्राफ की फॉर्म में दिखाता हूं तो उसे हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। मैंने क्या बताया कि जो पिगमेंट के द्वारा अलग अलग वेवलेंथ की सनलाइट को एब्जॉर्ब किया गया, उसको अगर मैंने ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया तो उस ग्राफ को क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और फिर किस वेवलेंथ पे प्लांट ने सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किया, अलग अलग वेवलेंथ है, तो किस वेवलेंथ पे प्लांट ने सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किया, अगर मैं उसको ग्राफिकल फॉर्म में दिखाता हूं तो उसे कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन वाले को दिखाया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, और एक्शन का मतलब किस किस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ, उसे क्या कहेंगे, एक्शन स्पेक्ट्रा। तो इन्होंने पहली बार एक्शन स्पेक्ट्रा डिस्क्राइब किया था, क्या होता है वो लेटर ऑन पढ़ेंगे। और इन्होंने बताया था कि ये रिजेंबल कर रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। हमारे जो चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है, उसके पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, ठीक है। ये तो रही बात इनकी। फिर मिड सेंचुरी होते होते डिस्कवर कर लिया गया था कि प्लांट जो है यूज करते हैं लाइट एनर्जी को कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए CO2 और H2O से। एम्पेरिकल फॉर्मूला इन्होंने दे दिया था जिसमें CO2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लूकोज को या कार्बोहाइड्रेट को। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे जोसेफ प्रिस्ले के एक्सपेरिमेंट को,